हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों, मैं आपको 12th के फिजिक्स का कुछ रिवीजन कराने वाला हूं। ये है आपका 12th का मॉडल पेपर, लेकिन मैं इस मॉडल पेपर के साथ आपको 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा। हर क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके आसपास जो भी मिलता जुलता अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको करके आएंगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन देखिए, अगर 5 क्वेश्चन में आपको पसंद नहीं आए तो वीडियो छोड़ के चले जाइएगा। देखिए, शुरू करते हैं वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन, आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, E इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। क्यों होगा? देखिए, बहुत लोग बी मारे हैं, लेकिन ए सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे समतल चालक की बात कर रहा है, तो जब चालक हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब प्रतिरोध की बात हो जाएगा, कोई इंसुलेटिंग प्लेट बीच में डाल दिया जाएगा, तब हो जाता है 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, E इक्वल टू माइनस dV/dr। इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक है, विभव प्रवणता कहते हैं। और इसका सही जो डेरिवेशन होता है वो होता है dV इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। इसी चीज को पलट के ए बनाया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसको पूरा डिटेल्स बताएंगे आपको। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है, यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर। कैसे निकालेंगे इसको? देखिए, बहुत आसान है, मैं आपको पूरा डिटेल्स बताता हूँ। आपको पता है कि C इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? ये होता है 9 इंटू 10⁹। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये बटा में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन ये हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? C इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹ इंटू आर। आपको कितना दिया हुआ है? दिया है 9 किलोमीटर। तो 9 इंटू 10⁻³ मीटर में जब चेंज करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये जब होगा तो ये 6 हो जाएगा पावर, यानी C इक्वल टू 10⁻⁻6, जो किसके बराबर होता है? 1, ये बराबर होता है 1 माइक्रोफैराड के, ठीक है। तो आपका देखिए 1 माइक्रोफैराड कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कैसे निकला? तो आपको तरीका मालूम होना चाहिए और आसपास के सवाल मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ से हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को देखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में देखते चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता है। समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, क्यों होगा सही? इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी होता है, लेकिन जब बीच में कोई माध्यम भर दिया जाता है ना, यहाँ पे समांतर पट्टिका है तो माध्यम आ गया है, तो यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी लग जाता है। तो देखिए, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए अपॉन डी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में कौन सही है? तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, V ग्रेटर देन G, ठीक है। क्योंकि ये जब सीरीज में जोड़ेंगे ना तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वेटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है? व्यवहारिक ढांचा आपको बताना है कौन है। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मीटर ब्रिज, ठीक है। आपका सही आंसर जो है वो है मीटर ब्रिज। और वेटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, इनका काम क्या होता है? ये मापते हैं आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध मापने का काम करते हैं। ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे तो याद रहे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। बहुत अच्छा सवाल। यहाँ पे क्या बोल रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो निर्भर करेगा वो करेगा आपका पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है।
पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। अगर आपसे प्रतिरोध पूछता, सिर्फ प्रतिरोध, तो किस पे निर्भर करता? वो लंबाई पर भी निर्भर करता, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर भी निर्भर करता और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा? वो करेगा आपके पदार्थ की प्रकृति पर सिर्फ। ठीक है, होता है ना R इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। तो प्रतिरोध लंबाई पे भी, एरिया पे भी और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? तो किरचॉफ लॉ क्या होता है? जंक्शन लॉ भी जिसे कहते हैं। ठीक है, जंक्शन लॉ होता है ना, मान लीजिए यहाँ से कोई आवेश आ रहा है, कोई धारा आ रहा है, तो ये इधर जाएगा I1 मान लीजिए और इधर गया आपका I2, तो ये कितना जाएगा? I1 और I2 मिला के कितना जाएगा? जितना ये टोटल I आएगा। तो क्या इसमें संरक्षित रहेगा? तो आवेश ही आता है ना, आवेश संरक्षित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो त्वरित होती है। ठीक है, एक्सेलरेटेड, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाता है, एक्सेलरेट करते जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। बहुत ही आसान सवाल इसको कह सकते हैं और बहुत अच्छा सवाल भी कह सकते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर क्या होगा? तो P बराबर जो इसमें आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, V²/R। देखिए P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है VI और V की जगह क्या रख सकते हैं? V की जगह रखते हैं जब IR रखते हैं तो ये क्या बन जाता है? I²R और उसके बाद क्या बन जाता है ये आपका V²/R। ठीक है, आपके पास 3 फॉर्मूला बनता है शक्ति का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो कौन सही होगा आपका? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। इससे आसान सवाल आपको क्या मिलेगा? चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होगा वेबर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक। ये तो बहुत आसान सवाल, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। देखिए आपको निकाल के बताते हैं। क्या होता है? cos फाई बराबर क्या होता है? R/√R² प्लस 1/ωc माइनस ω/L का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब आपका सवाल कह रहा है कि अगर सिर्फ प्रतिरोध हो, तो जब सिर्फ प्रतिरोध हो जाएगा तो ये तो हो गया आपका 0, कट गया। तो क्या बचा आपका? cos फाई बराबर R/√R, तो एक R इसमें से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये सॉरी स्क्वायर है ना, R², तो R/R हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हुआ? 1। तो देखिए 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। तो आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे बोल देता, ठीक है, कि अगर R नहीं है तो क्या होगा? सिर्फ R के लिए तो 1 होगा और R नहीं है तो होगा 0। ठीक है, अगर R नहीं है तो होगा 0, ये याद रखिए। चलिए देखिए 2 सवाल मिला ना, एक सवाल में से 2 सवाल निकल के आया कि नहीं? एक सवाल से 2 सवाल बने, तो इस तरह से आगे भी मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान होता है। मूल वर्ग का माध्यमान होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? आपको पता है IRSM क्या होता है? I0/√2 और I0 को क्या कहते हैं? I0 को कहते हैं शिखर धारा का मान। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई Lm और ज्यामितीय लंबाई Lg के बीच निम्नलिखित में से कौन संबंध है? अब देखिए एक चुंबक है, मान लीजिए ये चुंबक हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी ना, ये टोटल लंबाई, इसे हम कहते हैं Lg, इसे कहते हैं Lg। और पोल के बीच से जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, इसे कहते हैं Lm। ठीक है, तो इसके बीच का जो सही संबंध होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका, देखिए बताते हैं, Lm बराबर, Lm छोटा होता है। ठीक है, तो Lm बराबर हो जाएगा 0.82 Lg। ठीक है, इसी संबंध को आपको बताना है, तो आपको निकालना क्या है? यहाँ से देखिए पहले Lg दिया है ना, तो Lg बराबर क्या हो जाएगा? 1/0.82 Lm, ये बटा में आ जाएगा।
इसी को जब आप बटे के रूप में देखिएगा ना, ये ख़त्म कीजिएगा डेसिमल, तो ये आपका सही आंसर आएगा LG बराबर 6/5 LM। ठीक है, तो ये वैल्यू जब याद रहेगा तो आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और लैम्डा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए, ये हो जाता है आपका क्षैतिज BH हो गया, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे बन गया लैम्डा, तो ये बनेगा आपका, ठीक है, ये B हो गया ना, तो क्या होगा, ये B cos लैम्डा जो बनेगा उसकी वैल्यू होगी BH के बराबर। तो B बराबर क्या हो जाएगा, ये B बराबर cos लैम्डा इधर आ जाएगा, तो ये हो गया आपका BH/cos लैम्डा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, BH/cos लैम्डा, ऑप्शन नंबर ए सही है। बस ऐसे ही बनाते चलना है दोस्तों। आपको कुछ अगर वैल्यू याद है, फॉर्मूला याद है, तो कोई भी सवाल आपसे नहीं फंसेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चुंबकन तीव्रता की इकाई है। चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होता है, I बराबर होता है आपका M/V, डायपोल मोमेंट बाई वॉल्यूम। तो डायपोल मोमेंट का आपका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब। तो ये कैंसिल होगा, तो मीटर इनवर्स होगा, A इंटू मीटर इनवर्स कौन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ से आपको फॉर्मूला पता है, यूनिट पता है, तो आंसर निकल गया। अब इसमें अगर आपसे डायपोल मोमेंट का पूछता है फॉर्मूला यूनिट, तो आप यहाँ से बता सकते हैं, वॉल्यूम का आपको पता ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चुंबकीय यमयोत्तर हैं, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन जो होते हैं वो क्या हैं, तो ये आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, एक ऊर्ध्वाधर तल होते हैं। ठीक है, वर्टिकल प्लेन जो होते हैं, वर्टिकल क्या होता है, ये वाला ऐसे, और ये होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता है। ये सवाल लिखिए, मैं आपको इसमें से 2 सवाल बताता हूँ। सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें, आपका इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 + D/F। ठीक है, ये भी होता है, लेकिन ये कब होगा, अगर इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बने। ठीक है, इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रहा है तब ये होगा, और इमेज अगर सामने बनता हो, नज़र आता हो, मतलब जो ये है ना सरल सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता सामान्य समायोजन के लिए, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, और इन्फिनिटी पे जब इमेज बनेगा तब ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, सामान्य आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, तो आप सवाल पढ़ेंगे और सीधा सी पे टिक मार के आएंगे, जो कि गलत है। ठीक है, सवाल ठीक से पढ़िए, सामान्य आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, तो यहाँ पे आँख के लेंस की फोकस दूरी की बात हो रही है, तो आँख से जो मस्तिष्क तक की बात हो रही है वो होगा, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये जो होता है ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका जो न्यूनतम दूरी स्पष्ट दिखाई देने के लिए, आँख के बाहर कोई वस्तु है तो वो नज़दीक कितना रहे कि हम उसको साफ साफ देख सकें, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर, और ये आँख लेंस की फोकस दूरी बोल रहा है, तो ये होगा आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, हीरा का क्रांतिक कोण, तो हीरा का क्रांतिक कोण जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 24.41 डिग्री, और इसका अपवर्तनांक जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 2.42। ये याद रखिएगा, हीरे का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है और क्रांतिक कोण कम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 2 संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है, अगर 2 उत्तल लेंसों को जोड़ा जाए तो कौन सा लेंस बनेगा, तो उत्तल लेंस को उत्तल लेंस के साथ जोड़ेंगे तो उत्तल लेंस ही बनेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर
अगर हम एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को जोड़ते हैं तो जिसकी फोकस दूरी कम होती है, जिसकी फोकस दूरी कम होगी वो लेंस बनेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम है तो इनका समायोजन का लेंस जो बनेगा वो उत्तल बनेगा, अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी कम है तो इनका समायोजन का जो लेंस बनेगा वो अवतल बनेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 3 सवाल बना आपका, अगर सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा इस तरह का तो आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत है। प्रकाशित तंतु जो होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, तो क्या करते हैं, उनके अंदर जो होता है इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आ गया आपका, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है। तो इंद्रधनुष जो होता है वो होता है आपका वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वो अपवर्तन के कारण। ठीक है, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, वर्ण विक्षेपण के कारण तो आपको समझ में आ गया कि इंद्रधनुष दिखाई देता है, लेकिन अगर आपका 3 ऑप्शन और बाद में सभी सही दे तो क्या क्या रहेगा आपका, वर्ण विक्षेपण भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, अपवर्तन भी होता है। क्यों होता है, ये पानी की बूंद होती है, इसमें प्रकाश की किरण जाता है, ऐसे थोड़ा मुड़ता है और फिर यहाँ से लौट के बाहर भी आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक किसके लिए होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है लाल का। ठीक है, तो इसके लिए कांच का अपवर्तनांक जो होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2n+1 λ/2। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, आपको बता देते हैं, ये अगर पूछे आपसे तो 2n+-1 और λ/2 भी होता है। ठीक है, संपोषी अगर बोलता, यहाँ पे ये विनाशकारी है ना, अगर संपोषी होता ना तो उसके लिए आपका ऑप्शन ए सही होता, फिलहाल ये सही है। ठीक है, 28 देखिए, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 29, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। अवरोध, कोई भी अवरोध है, मान लीजिए कोई दीवार है, यहाँ पे प्रकाश पड़ा तो किनारे से जो मुड़ता है वो क्या कहलाता है, तो आपका इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। ठीक है, इसी वजह से दीवार के कोने का एकदम कोने का जो प्रतिबिंब बनेगा, जो छाया बनता है, पूरा कोना नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, चांदी का कार्यफलन होता है। चांदी का कार्यफलन क्या होता है, आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, प्लांक नियतांक का मान होता है। प्लांक नियतांक h होता है, उसका मान बताना है आपको, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6.626 × 10⁻⁻34 JS। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वैल्यू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है, तो फोटोन का गतिक द्रव्यमान जो होता है, देखिए de Broglie का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, क्या होता है, λ/h/mc। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है m, तो क्या हो जाएगा h/λ × c। तो देख लीजिए कहाँ है, λ × c, h/λ × c, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33,
निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है? निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाइमन श्रेणी। ठीक है, लाइमन श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 24, रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? तो कौन उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परमाणविक घटना। ठीक है, परमाणविक घटना जो होता है ना, ये रेडियो एक्टिविटी के लिए सही नहीं है, क्योंकि देखिए रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं क्या होता है, वो प्राकृतिक घटना होती रहती है, उनमें ऊर्जा खुद ब खुद निकलती रहती है और नाभिकीय घटना भी होती है। ठीक है, तो ये तीनों तो होंगे ही, ये नहीं होगा, तो इसलिए आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बीटा किरणें। ठीक है, अल्फा किरण क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, और ये क्या होगा? ये होगा आपका फोटोन। एक्स किरणें क्या होगा? ये आपका, इसको फोटोन भी कह सकते हैं या एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीटा किरणें। देखिए अब 36 को नंबर देखिए क्वेश्चन, इसको आप खुद बनाएं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए अभी इसको मैंने बता ही दिया, अल्फा कण होता है तो क्या होता है, आप ऑप्शन में बताएंगे क्या होता है। और 37 नंबर भी आप बताएंगे, पेशी एंटीना का प्रास डी और टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच संबंध। तो ये आप बताएंगे क्या होता है संबंध, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जब भी आप एग्जाम देकर आएंगे तो आपको यहाँ पे आंसर की मिल जाएगा, तो यहाँ से आके आप अपना आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।